हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस जर्नी, इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दो तीन बातें बताना चाहूँगा कि हम जो आज पढ़ाएंगे और इससे आगे जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो स्ट्रिक्टली हमारी न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा? जो न्यू एनसीईआरटी आपकी पब्लिश हुई है, दैट इज 2023 एडिशन, वो हमारा इस पे बेस्ड होगा। और इसके अलावा जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे वो कहां से लिया गया होगा? एनएमसी से। कहां से? एनएमसी से। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नीट के सिलेबस को तय करती है, नीट यूजी के सिलेबस को तय करती है। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी और एनएमसी का सिलेबस स्ट्रिक्टली हम ये फॉलो करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके। और जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नोट्स जो होगा वो कमेंट सेक्शन में, जो टेलीग्राम चैनल है, आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली बायोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो वर्ड से लिया गया है, एक तो बायोस और एक लोगोस। ठीक है, जो बायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ये दो वर्ड से लिया गया है, एक का नाम है बायोस और एक का नाम है लोगोस। बायोस मीन्स होती है लाइफ, बायोस मीन्स क्या होती है? लाइफ, या फिर लिविंग थिंग्स, या फिर लिविंग थिंग्स। ठीक है, और लोगोस माने होती है स्टडी। लोगोस माने क्या होता है? स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ या फिर स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यही क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। यानी कि अगर आप लाइफ के बारे में पढ़ते हैं या फिर लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जो चीज लिविंग है उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे खाना खाती हैं, कैसे रहती हैं, किस हैबिटेट में रहती हैं, अगर ये सब आप स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। यहाँ आप अगर देख रहे हैं तो बायोलॉजी किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से। अब आप साइंस में ज्यादा देखते हैं कि ज्यादातर वर्ड जो है वो या तो ग्रीक से लिए जाते हैं या फिर लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस है वो एंशिएंट टाइम की लैंग्वेज है। मतलब जब साइंस का कह सकते हैं एक तरह से साइंस स्टार्ट हो रही थी, साइंस के बारे में लोग जानना स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम पे की जो मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस है वो ग्रीक और लैटिन है। तो मोस्टली वर्ड जो है वो वहीं से लिए गए हैं। दूसरा, अगर हम आज के टाइम में भी साइंटिफिक नेम अगर लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे ह्यूमंस को हम होमो सेपियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो लिए जा रहे हैं, जैसे होमो सेपियंस है, ये भी ग्रीक और लैटिन से लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं ये वर्ड? क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये डेड लैंग्वेजेस हैं। कैसी लैंग्वेजेस हैं? डेड लैंग्वेजेस। अब डेड लैंग्वेजेस का क्या मतलब होता है? मरी हुई लैंग्वेज नहीं। देखो, डेड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें वेरिएशंस नहीं होता है। अब सर ये वेरिएशंस ना होने का क्या मतलब है? जैसे अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा हो, जब आप सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे तब आपने पढ़ा था कि COLOUR, इसका मतलब होता है कलर, यानी कि रंग। अब आप पढ़ते हैं कि COLOR, इसका मीन्स का कलर, इसका भी मतलब क्या होता है? रंग होता है। ठीक है, तो यहाँ वेरिएशंस है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस हैं वो कंप्लीट लैंग्वेजेस हैं, उनमें कोई फर्दर लैंग्वेज वेरिएशंस नहीं होते हैं। इसलिए हमारे जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं साइंस में, वो जनरली कहां से लिए जाते हैं? ग्रीक या लैटिन से लिए जाते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि बायोलॉजी की हम बात कर रहे थे। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी स्टडी है किसकी? लिविंग थिंग्स की या फिर लाइफ की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो होती है बायोलॉजी की, वो सबसे अच्छी डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी देती है। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? लाइफ की स्टोरी है अर्थ पे, यानी इस अर्थ पे लाइफ आई कैसे, अगर आप इसकी स्टडी करें तो ये बायोलॉजी है। ये अर्थ तो नॉन लिविंग है, अर्थ तो नॉन लिविंग है। अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो लिविंग है। तो इस अर्थ पे जो खुद नॉन लिविंग है उस पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आए कैसे, यानी लाइफ कैसे आई, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए, अगर आप उसकी स्टडी करते हो तो वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। इसके साथ साथ एक चीज और है कि जो ऑर्गेनिज्म आए थे पहली बार इस अर्थ पे, उनके अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ, अगर आप उसकी भी स्टडी करते हैं तो वो भी क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। अगर आप देखें तो हम ह्यूमंस हैं, हम मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के। तो ऐसा नहीं हुआ था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो उस पर सबसे पहले ह्यूमंस ही आए थे, ऐसा नहीं है। पहले आर्की बैक्टीरिया आए, फिर यू बैक्टीरिया आए, एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑर्गेनिज्म हमारे बीच में हैं हमसे पहले। तो ये ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन हुआ था। तो इस अर्थ पे लाइफ आई कैसे, और उस लाइफ के आने में, यानी उस लिविंग थिंग्स के आने में
के बाद इवोल्यूशन कैसे हुआ और इवोल्यूशन होके हम कैसे आए, अगर आप ये सब की स्टडी करते हो तो ये सब क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। और बायोलॉजी के लिए आजकल एक नया टर्म यूज हो रहा है जो ज्यादा बेटर टर्म है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइंस। तो बायोलॉजी को और क्या बोलते हैं हम, लाइफ साइंस, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ, कि लाइफ आई कैसे और उसमें इवोल्यूशन कैसे हुआ, वही क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें, इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिन हुई थी, वो 20 बिलियन ईयर है वो हुई थी। देखो 1 बिलियन जो होता है, 1 बिलियन जो होता है वो होता है 10 की पावर 9, ठीक है, और 1 मिलियन जो होता है वो होता है 10 की पावर 6। ये आपको पता होना चाहिए। अब सोच सकते हो कितना पुराना यूनिवर्स है आपका। आपकी यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो 20 बिलियन ईयर है वो, यानी 20 इंटू 10⁻⁹, यानी 20 के आगे 9 जीरोस। इतना पुराना, इतने ईयर्स पुराना आपका क्या है, यूनिवर्स है। अगर आप अर्थ की बात करो तो अर्थ का फॉर्मेशन, या फिर आप बात करो आपके सोलर सिस्टम का, किसका, या आप बात करो सोलर सिस्टम का, या फिर आप अर्थ का बात करो तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो, यानी 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। इतने साल पुराने, इतनी साल पुरानी है हमारी अर्थ, ठीक है। और अर्थ पे अगर हम लाइफ की बात करें, फर्स्ट टाइम जो लाइफ आई थी अर्थ पे, वो आई थी 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, इतने साल पहले, इतने साल पहले। यानी अर्थ पे जो पहली बार लाइफ आई थी वो 4 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, यानी 4 के आगे 9 जीरोस, इतने साल पहले अर्थ पे पहली बार लाइफ आई थी। कैन यू इमेजिन कितना ओल्ड है। ओके, तुम यहां से एक चीज सोच पा रहे हो कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो और इस पे लाइफ आई थी 4 बिलियन ईयर एगो, यानी लाइफ आने में, अर्थ के बनने के बाद लाइफ आने में कितना टाइम लग गया, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, या फिर आप कह सकते हो 5 इंटू 10⁸ ईयर्स। इतने साल लगे थे अर्थ के बनने के बाद उस पर लाइफ आने में, क्योंकि आप जानते हैं जब अर्थ बनी थी वो बहुत ज्यादा गर्म थी, उसका जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, वो डिफरेंट था एकदम। वो ऐसा था कि वहां कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उस अर्थ को ठंडे होने में, उसमें लाइफ आने में कितने साल लग गए, इतने साल लगे थे अर्थ को बनने के बाद उसमें लाइफ आने में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के फादर कौन है, ठीक है। तो जो फादर ऑफ बायोलॉजी हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं एरिस्टोटल को। किसको, एरिस्टोटल को। फादर का मतलब वो है जिसने उस काम को प्राथमिकता दी हो, मतलब स्टार्टिंग की हो, जिसने उस काम की स्टार्टिंग करी हो, बिगनिंग की हो। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी में एरिस्टोटल ने सबसे ज्यादा काम किया है, उनके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने उनसे ज्यादा काम किया है, बट उन्होंने उस चीज की स्टार्टिंग की थी, उस चीज का इनिशिएशन किया था, इसलिए हम उनको फादर या जनक कहते हैं, ठीक है। अब देखो बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांच है जो आपको पढ़नी है, दैट इज जूलॉजी और बॉटनी। दोनों ही ग्रीक वर्ड हैं, जूलॉजी भी और बॉटनी भी। जू माने होता है एनिमल्स और लॉजी माने होता है स्टडी। तो एनिमल की जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, जूलॉजी कहलाती है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल ही है। अगर हम बोटेनी की बात करें तो बोटेनी जो वर्ड है वो बोटेन से लिया गया है। ग्रीक में बोटेन का मतलब होता है प्लांट्स और लॉजी माने होता है स्टडी, ठीक है, बोटेनी, ठीक है, लॉजी तो नहीं है, एन ही है यहाँ पे, ठीक है। तो बोटेनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसको फाइटोलॉजी भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लॉजी लिखा है। बेसिकली हम बोटेनी को एक और वर्ड यूज करते हैं, बोटेन माने होता है प्लांट, तो प्लांट की स्टडी क्या हो गई, बोटेनी। बोटेनी को एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फाइटोलॉजी। या फाइटो का मतलब होता है प्लांट, क्या होता है, प्लांट, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी और बॉटनी, ठीक है। बोटेन मीन्स भी प्लांट होता है और फाइटो मीन्स भी प्लांट होता है, और लॉजी माने क्या होता है, स्टडी होता है। और जो फादर ऑफ फाइटोलॉजी है या फादर ऑफ बॉटनी है दैट इज थियोफ्रेस्टस। तो दिस वाज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आवर सब्जेक्ट। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब इस डायवर्सिटी का क्या मतलब है, ठीक है, डायवर्सिटी वर्ड का क्या मतलब है वो समझिए। ये आपके पास एक टोकरी है, ठीक है, टोकरी है, इसमें मान लीजिए एप्पल भी है, मान लीजिए इसमें बनाना भी है, मान लीजिए इसमें ग्रेप्स भी हैं, और मान लीजिए इसमें पपाया भी है। तो आप कहेंगे कि ये जो टोकरी है जिसमें ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, इसमें फ्रूट्स की डायवर्सिटी है। क्या है, फ्रूट्स की डायवर्सिटी है, यानी यहां इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट है। क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स प्रेजेंट है। अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं, मेरी कंट्री इंडिया है, तो मेरी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। या हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और भी पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, एंड मल्टीपल रिलीजन के लोग रहते हैं।
तो मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा इंडिया है इसमें क्या है, रिलीजन की डाइवर्सिटी है। रिलीजन मतलब की क्या है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड, कितने अलग अलग तरह के, ठीक है, डिफरेंट काइंड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट काइंड, कितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कोई चीज है। तो हमें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करनी है। तो और लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायो। बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग। तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है। सो अवर टॉपिक विल बी बायोडाइवर्सिटी। दो वर्ड होंगे इसमें, बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं, अगर आप इसी की स्टडी करो तो वही क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। तो बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड। तो कितने कितने डिफरेंट काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे रहते हैं, वही क्या कहलाती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और डेफिनेशन भी यही है, नंबर एंड वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इस अर्थ पे कितने तरह के लोग प्रेजेंट है, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर आप उसकी स्टडी करो तो वही क्या कहलाएगी, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। जैसे डॉग एक तरह का ऑर्गेनिज्म हो गया, कैट एक तरह का ऑर्गेनिज्म हो गई, काउ एक तरह का ऑर्गेनिज्म हो गई। तो इस तरीके के कितने ऑर्गेनिज्म है और उनके अमाउंट कितने हैं। यानी मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए इस दुनिया में डॉग 2 लाख है, कैट जो है वो 5 लाख है, 5 लाख है, मान लीजिए काउ जो है वो 8 लाख है। तो ये क्या है, इनका नंबर। और ये डॉग कैट काउ ये इनके टाइप है, काइंड है। तो कितनी तरह के लोग रह रहे हैं और उनके काउंट क्या है, वो कितने हैं अमाउंट में, अगर आप इसी की स्टडी करो तो क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये जगह के हिसाब से बदलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि अंटार्कटिका की अगर डाइवर्सिटी देखो, अंटार्कटिका की अगर तुम डाइवर्सिटी देखो और अगर आप इंडिया की डाइवर्सिटी देखो तो दोनों अलग होगी। अंटार्कटिका एकदम पोल पे है, तो वहां पे पोलर बियर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पोलर बियर पाया जाएगा। ठीक है, ये पोलर बियर इंडिया में नहीं पाया जाएगा। तो किसी भी जगह की जो डाइवर्सिटी होती है वो वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करती है, और एनवायरमेंटल कंडीशन जगह के हिसाब से बदलती रहती है। तो जगह, हर जगह की जो डाइवर्सिटी होती है वो बदलती रहती है। मान लीजिए कोई भी प्लांट है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं कि मान लीजिए नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, मान लीजिए कि ये इंडिया में उगता है और मान लीजिए कि अमेरिका में नहीं उगता है, अमेरिका में ये नहीं उगता है। तो हम कहेंगे कि नीम कहां की डाइवर्सिटी में आएगा, इंडिया की। तो डाइवर्सिटी जगह के हिसाब से बदलती रहती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म यहां होते हो, अमेरिका में ना होते हो, और ऐसा भी हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म अमेरिका में तो होते हो बट यहां ना होते हो, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को जहां सुटेबल एनवायरमेंट लगता है, जहां उसको कंफर्ट लगता है, वो वहां रहना पसंद करेगा। तो डाइवर्सिटी जगह के हिसाब से बदल जाती है। पोलर बियर अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, इंडिया पे नहीं पाए जाते। बट मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक डॉग वगैरह वो इंडिया में पाए जाएंगे लेकिन अंटार्कटिका पे नहीं पाए जाएंगे। तो जो जहां सर्वाइव कर सकता है, जो जहां रह सकता है, जो फेवरेबल है एनवायरमेंट, तो ऑर्गेनिज्म उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। और यही रीजन है कि डाइवर्सिटी जो होती है वो जगह के हिसाब से बदलती रहती है। और जो डाइवर्सिटी को अगर हमको एक्सप्लोर करना है कि इस दुनिया में कितने तरह के लोग रहते हैं और कितने कितने रहते हैं, तो इसके लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने चैनल देखा हो, एक डिस्कवरी करके चैनल आता था, तो वहां क्या करते थे वो लोग, कैमरा लेके ऐसे घूमने लग जाते थे फॉरेस्ट में और देखते थे कि ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को पता करना है तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको जो न्यू एरियाज है, न्यू एरियाज मतलब वो एरिया जहां आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है। अब आपकी अर्थ इतनी बड़ी है तो हर जगह तो कोई घूम नहीं आया है। अर्थ कोई छोटी सी थोड़े ना है, एक शहर थोड़े ना है, इतना बड़ा अर्थ है। तो अर्थ पे सारी जगह तो कोई घूम के नहीं आया है। सी जो है वो भी अभी काफी ज्यादा अनडिस्कवर्ड है। अब सी में, समुद्र में कितने सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सबके बारे में तो कोई जान नहीं गया है। आप डेली न्यूज में या किसी में देखते होंगे कि आज ये ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया गया, आज ये ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया गया। तो अगर हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना है तो हमें एक्सप्लोर करने पड़ेंगे जहां हम रह रहे हैं, ओल्ड एरियाज वो भी, और जो एरियाज में जहां आज तक कोई गया नहीं है, हमें उनको भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं नए एरियाज को या पुराने एरियाज को, तो हमें नई नई स्पीसीज मिलती हैं, हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है, हमें नई नई स्पीसीज मिलती हैं। अब एक सवाल आता है कि सर ये जो स्पीसीज आप बात कर रहे हैं, इनका एक काउंटिंग कौन रखता है, कौन इसको मेजर करता है कि ये वाली स्पीसीज इतनी है, ये वाला स्पीसीज इतना है। ठीक है, तो एक कमेटी है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
ये जो कमेटी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है साइंटिस्ट की, जो इस चीज का हिसाब किताब रखती है कि कितने ऑर्गेनिज्म इस साल डिस्कवर किए गए, अब तक कितने डिस्कवर किए गए। ठीक है, इन सबका जो डेटा रखती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं डेटा लेके देखूं तो हमारी इस दुनिया में अब तक जो नोन स्पीसीज है, जो डिस्कवर कर ली गई स्पीसीज है, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। और मैं आपको बता चुका हूं कि 1 मिलियन इजकल टू क्या होता है, 1 मिलियन इजकल टू 10⁻⁶। यानी अब तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ढूंढी जा चुकी हैं। इतने तरह के ऑर्गेनिज्म ढूंढे जा चुके हैं, कितने, अप्रोक्सीमेटली 1.8 इंटू 10⁻⁶। इतने तरह के ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट डिस्कवर किए गए। डॉग एक तरह का ऑर्गेनिज्म, कैट एक तरह का ऑर्गेनिज्म, काउ एक तरह का ऑर्गेनिज्म। अगर ऐसे करके देखूं तो ऐसे तरह के कितने ऑर्गेनिज्म है, 1.8 इंटू 10⁻⁶। इतने सारे ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं तो होगा 18। इतने तरह के ऑर्गेनिज्म अब तक डिस्कवर्ड है। और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं डेटा बताऊं तो 16,000 से लेकर 20,000 ऑर्गेनिज्म पर ईयर डिस्कवर किए जाते हैं आज। ठीक है, तो अब तक का डेटा ये है। अगर इसमें से, इस टोटल में से, ये क्या है, ये तो टोटल है, इसमें से मैं अगर एनिमल स्पीसीज देखूं तो इसमें से एनिमल है 1.2 मिलियन। और इसमें से अगर मैं प्लांट के बारे में बात करूं तो प्लांट है 0.5 to 0.6 मिलियन। यानी एनिमल्स का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लांट। अब एनिमल्स में भी मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि कौन से एनिमल्स हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से एनिमल्स हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी एनिमल किंगडम में देखूं, अगर एनिमल किंगडम में देखूं तो सबसे ज्यादा डायवर्सिटी किसकी है, कौन से ऑर्गेनिज्म की है। तो अगर आपने 9th-10th में पढ़ा होगा तो आपने कुछ फाइलम पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा होगा फाइलम पॉरीफेरा, थोड़ा कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है तो बताना। एक पढ़ा होगा फाइलम सीलेंट्रेटा, कुछ याद आया। एक पढ़ा होगा फाइलम टीनोफोरा, पढ़ा था कुछ ऐसा, इस तरीके से आपने फाइलम पढ़े थे। और एक फाइलम फिर आपने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, इस नाम से पढ़ा होगा आपने, जॉइंटेड लेग्स। आगे पढ़ाएंगे हम एनिमल किंगडम वाले टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डायवर्सिटी जो पाई गई एनिमल्स में वो इस फाइलम में पाई गई। यानी इस फाइलम के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मोस्ट अबंडेंट। और दूसरी जो रैंक मिली वो किसको मिली, फाइलम मोलस्का। तो इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म है, आपको तो लगता है ह्यूमंस ज्यादा है, ऐसा नहीं है, आपने दुनिया देखी नहीं है। सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में प्रेजेंट है वो किस ग्रुप के हैं, वो इस आर्थ्रोपोडा ग्रुप के हैं, इस आर्थ्रोपोडा फाइलम के हैं। एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो है वो मोलस्का में आते हैं। तो मोलस्क ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, मोलस्क ज्यादातर मेनली एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही रहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और आप एस्टोनाइज्ड हो जाओगे सुन के कि इस दुनिया के टोटल एनिमल्स का, अगर आप सारी एनिमल स्पीसीज की बात करो तो सारी एनिमल स्पीसीज का जो 85% है वो आर्थ्रोपोडा ही है। यानी हर 100 ऑर्गेनिज्म में से 85 ऑर्गेनिज्म जो है वो आर्थ्रोपोडा है। अगर 100 एनिमल्स हैं उसमें से एनिमल्स हैं तो उसमें से क्या है 85 क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स में कौन आता है, कॉकरोच, इंसेक्ट्स। ठीक है, सब कहां किस में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में। अब इस 85% में से भी 75% इसमें क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, क्लास इंसेक्टा, जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ाएंगे। अगर आपको ये याद नहीं रहता कोई बात नहीं, आप याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एनिमल्स जिस ग्रुप के पाए जाते हैं वो ग्रुप है फाइलम आर्थ्रोपोडा, 85% ऑफ ऑल एनिमल स्पीसीज। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन है, मोलस्क। इतना आपको याद रखना है। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो है एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, अगर ध्यान से सुना हो तो अगर आपने कभी प्लांट किंगडम के बारे में सुना हो तो आपने सुना होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिसमें जो एंजियोस्पर्म है जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। दुनिया में फ्लावर सिर्फ इस वाले ग्रुप के पास पाया जाता है। तो आपको जितने भी प्लांट्स जैसे दिख रहे हैं जिनके पास फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आप दुनिया की सारी प्लांट स्पीसीज के बारे में देखो तो सारी प्लांट स्पीसीज का 80 to 90% क्या होते हैं, ये एंजियोस्पर्म ही होते हैं, यानी ये फ्लावरिंग प्लांट ही होता है। अगर आप सेकंड रैंक देखो तो यहाँ सेकंड रैंक मिलती है फंजाई को। तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं प्लांट्स में, अगर प्लांट किंगडम में देखो तो एंजियोस्पर्म, और दूसरे रैंक पे देखो तो फंजाई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, ये तो हमने बात करी कि कौन पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कहां पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा कहां मिलेंगी ये स्पीसीज। अगर हम एक छोटा सा एरिया ले लें, मतलब ये मान लो मैंने एरिया डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये एरिया
अगर मैं पूरी अर्थ पे देखूं तो इतने एरिया में सबसे ज्यादा स्पीसीज मुझे कहां मिलेंगी? ठीक है, तो एक पार्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लें कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा नंबर में स्पीसीज मुझे कहां मिलेंगी, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां होगी कि छोटे से एरिया में सबसे ज्यादा स्पीसीज रह रही हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहे हो। तो जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमको मिली वो कहां मिली? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। किसमें? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जो कहां प्रेजेंट है, कहां लोकेटेड है? ब्राजील, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ सर, यहीं पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है? तो उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। ये क्या है? एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा जंगल है, एक बिग फॉरेस्ट है, और ये बहुत लंबे टाइम तक अनडिस्टर्ब्ड रहा था। किससे अनडिस्टर्ब रहा था? कौन डिस्टर्ब करता है फॉरेस्ट को? ऑब्वियसली ह्यूमंस डिस्टर्ब करते हैं। कहीं भी फॉरेस्ट दिखता है काट देते हैं, पेड़ों को बना देते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये ह्यूमंस की एक्शन से, ह्यूमंस की रीच से बहुत लंबे टाइम तक क्या रहा? दूर रहा। तो इसको क्या मिल गया? लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिल गया। तो यहाँ की जो स्पीसीज थी, यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म थे, उनको एक बहुत लंबा एनवायरमेंट मिल गया ग्रो करने का और वेरिएशन का, जेनेटिक वेरिएशन का, नई नई स्पीसीज बनने का। यहाँ पे क्या मिला? एक सफिशिएंट टाइम मिला। दूसरी बात, जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी हो गई हाई निके स्पेशलाइजेशन। हाई निके क्या होता है? निके का मतलब होता है फंक्शनल एरिया। क्या होता है? फंक्शनल एरिया। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका फंक्शनल एरिया है आपका स्कूल, वहां आप अपने प्रॉपर फंक्शन करते हैं, जो भी आपको करना है। ठीक है, तो इनको लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम मिला, बहुत लंबे टाइम तक इनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो ये अपने जो ऐसे इवोल्यूशन इनमें हो रहा था, प्रॉपर्ली इवॉल्व हो रहे थे, नई नई स्पीसीज बना रहे थे, डाइवर्सिटी यहां पे क्या हो रही थी? क्रिएट हो रही थी। दूसरा, इन्हें निके स्पेशलाइजेशन भी मिली। इन्हें जहां जैसे रहना था, जैसे काम करना था, वैसे काम करने का मौका मिला। और जो रीजन है यहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होने का, वो है मोर सोलर एनर्जी। यहां पे जो सनलाइट पड़ रही थी वो इस तरीके से पड़ रही थी कि सोलर एनर्जी का जो अमाउंट है वो अच्छा खासा अमाउंट इनको मिल रहा है। और इसका सोलर एनर्जी ज्यादा मिलने से मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस सही से कर पा रहे थे, और खाना पानी भी इनको क्या मिल रहा था? अच्छा मिल रहा था। और पानी, ये खाना यहां से मिल गया, यहां पे रेनफॉल भी अच्छी होती है, तो वाटर इनको यहां से मिल गया। तो यहाँ फूड और वाटर की भी यहाँ पे कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी हुई, यहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छी हुई। दूसरा, इनका जो एनवायरमेंट था वो कांस्टेंट एनवायरमेंट था, नियर बाई, यानी एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते थे। ऐसा नहीं होता था कि कभी 0 डिग्री सेल्सियस और कभी 50 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि नॉर्थ इंडिया में होता है। कहां होता है? नॉर्थ इंडिया में। ये तो बिल्कुल बेंगलोर जैसे थे। कैसे थे? बेंगलोर जैसे, जहां टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि कांस्टेंट एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इनकी फिजियोलॉजी पे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यह रीजन था कि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न के बारे में, तो ये इतना बड़ा जंगल है कि इसको लंग ऑफ प्लेनेट अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंग ऑफ प्लेनेट अर्थ। इसे अर्थ का लंग्स कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका 20% ऑक्सीजन ये खुद ही जनरेट करता है। इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न को लंग ऑफ प्लेनेट अर्थ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। ये तो हमने बात की थी कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी, और वो पाई जाएगी कहां पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब मैं बात करूं सेकंड रैंक, तो सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी? तो सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है कोरल रीफ्स में। किसमें? कोरल रीफ्स में, या फिर मैं कहूं कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी? तो भी आंसर क्या जाएगा? कोरल रीफ। सवाल सुनिएगा, मैं कहूं सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी, क्या बोलूं? सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी। तो सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी? तो भी आंसर क्या जाएगा? कोरल रीफ्स। क्योंकि पहली कहां पाई जा रही थी? फर्स्ट मैक्सिमम कहां थी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, या फिर मैं अब कहूं कि मैक्सिमम एक्वेटिक डाइवर्सिटी, यानी पानी में रहने वाली डाइवर्सिटी, वो सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? तब भी आंसर क्या जाएगा आपका? कोरल रीफ्स आएगा। अब ये कोरल रीफ्स क्या होती हैं? मान लीजिए कि आपका सी है, ये क्या है? आपका सी है। अब सी में ऑर्गेनिज्म होते हैं, और कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। अब ये जब ऑर्गेनिज्म मरते जाते हैं तो ये कहां? नीचे जाके सेटल होने लग जाते हैं। और जब ये नीचे जाके सेटल होते हैं तो इनके मरने से और नीचे सेटल होने से कैल्शियम कार्बोनेट का एक बहुत बड़ा पहाड़ क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है?
कैल्शियम कार्बोनेट का एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और इस माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर पे फिर जो अदर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत इंजॉय से रहते हैं, यहां पे इंजॉय से यहां पे रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म है जो इसके ऊपर रह रहे हैं। तो कोरल रीफ क्या है? कोरल रीफ चट्टान है, रॉक है, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की। ये बनी कैसे हैं? उन ऑर्गेनिज्म की डेथ से मिलकर बने हैं जिनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। अब एक सवाल आता है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी है? तो अगर आपने प्लांट किंगडम पढ़ा हो क्लास 9th में, तो सॉरी एनिमल किंगडम पढ़ा हो क्लास 9th में, तो वहां आपने कुछ फाइलम पढ़े थे। एक पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा, और इसके नेक्स्ट आपने एक फाइलम पढ़ा था फाइलम सीलेंट्रेटा। कौन सा? फाइलम सीलेंट्रेटा। तो ये फाइलम सीलेंट्रेटा है ना, इसी के जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। और यही वो ऑर्गेनिज्म थे जो मर मर के नीचे डिपॉजिट हो गए होते गए और उन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बना दी? एक रॉक बना दी, एक चट्टान बना दी, और उस चट्टान पे क्या रह रहे हैं? अदर स्पीसीज जो हो रही हैं वो बहुत आराम से रह रही हैं और सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी बना रही हैं। तो बात समझ में आ गई? सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी? कोरल रीफ्स में पाई जाएगी। ठीक है, तो ये था अबाउट हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।